नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ये तो आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन जो आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न दिला सकते हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे कंसेप्ट, प्रैक्टिस और क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी तैयारी डबल स्पीड में हो। चाहे आप अभी तक तैयारी शुरू की हो या रिवीजन कर रहे हो, ये पूरी सीरीज आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस पेपर को नोट करें। अगर आप सच में डीएलएड पास करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पाठन लेखन क्षमता का विकास का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। साथियों, फर्स्ट पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें कि 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 15 अतिलघुत्तरी और 10 जो क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के, वो आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन हैं तद्भव, तत्सम, देशी, योग रूढ़। तो इसका सही ऑप्शन होगा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। बाकी तत्सम, तद्भव और देशी ये क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें आपको देखना है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें हमें बताना है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा अ। नेक्स्ट प्रश्न, मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। ये कैसा वाच्य है आपको बताना है। मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृत्ववाच्य है या उभय वाच्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। निम्न में से परिमेय संख्या है, आपके ऑप्शन दिए हैं q इक्वल टू नॉट जीरो, p इक्वल टू नॉट जीरो या p अपॉन जेड या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से एक परिमेय संख्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। आपके ऑप्शन हैं सघोष, अघोष, अनुस्वार, अनुनासिक, स्पर्श, उष्म या फिर अल्प प्राण एवं महाप्राण। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों अल्प प्राण एवं महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना या फिर 5 गुना। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों 10 गुना। तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? शेर का, ईश्वर का, घोड़ा का या फिर मनुष्य का। तो तुरंग शब्द जो है साथियों ये घोड़ा का पर्यायवाची है। किसका है? घोड़ा का। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि नहीं होती है। देवनागरी लिपि नहीं होती है हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा की, मराठी भाषा की या फिर गुजराती भाषा की। तो गुजराती भाषा की देवनागरी लिपि नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? श। ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द आपको छांटना है अंताक्षरी में। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा अ, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। जो सोच समझकर खर्च करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? कृषण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं या फिर मितव्ययी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4547 से 5 का अंकित मान क्या है? इस मतलब संख्या में आपको बताना है कि 5 का अंकित मान क्या है। पहला है 500, 5 या फिर 50, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंकित मान जब पूछे तो जो संख्या पूछे वही उसका अंकित मान होता है, यानी कि 5 इसका क्या हो जाएगा? अंकित मान हो जाएगा। वही स्थानीय मान पूछता कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान क्या हो जाता? 500 हो जाता। लेकिन इसमें पूछा अंकित मान, तो अंकित मान कितना होगा साथियों? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या है? परोपकार है, अपकार है, सदाचार है या फिर कदाचार है। तो इसका सही ऑप्शन होगा
तो इसका सही ऑप्शन होगा अपकार। क्या होगा? अपकार। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन है? तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन है? 100 है, 160 है, 299 है या फिर 998 है। तो 3 अंकों की 99 के बाद क्या आता है? 100, यानी कि पहली संख्या क्या हो गई? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसन शब्द का अर्थ है, वसन का शब्द का अर्थ क्या है? कपड़ा, तीर या बुरी आदत या फिर ये सभी। तो वसन शब्द का अर्थ होता है साथियों कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है या फिर श्रीमती मांटेश्वरी का है या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्रीमती मांटेश्वरी का। श्रीमती मांटेश्वरी का कथन है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या देखेंगे साथियों? अति लघुत्तरी प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है, स्वर के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, समय के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहा जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो अब तो आप जानते ही हैं कि सम संख्या वे पूर्णांक हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य होती हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होती हैं और कोई शेष नहीं छोड़ती हैं, उन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गणेश जी के शब्द का पर्यायवाची आपको लिखना है लंबोदर, गजानंद, एकदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। तो जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं, कैसे? जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है। श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, श्रुत लेख का शाब्दिक अर्थ है सुनकर लिखना। क्या होता है श्रुत लेख का शाब्दिक अर्थ? सुनकर लिखना। इसे श्रुत लेख भी कहते हैं। जब छात्र लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुत लेख की प्रेरणा देनी चाहिए। कब देनी चाहिए? जब वो क्या, छात्र लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तो उसे श्रुत लेख की प्रेरणा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द का, ठीक, अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह आपको स्पष्ट करना है। यानी अनुस्वार का जो चिन्ह होता है आप देख सकते हैं, बिंदु एक होता है। अनुस्वार का क्या होता है? बिंदु होता है, जिसे हम बिंदु भी कहते हैं। जैसे क के ऊपर एक बिंदु लगा दिए तो कंग पढ़ेंगे। ठीक है। क प्लस अनुस्वार यानी शंख, कुंठा। ठीक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। ठीक है, जिसे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे चांद, आंख। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो गुणा में निम्न संक्रियाएं होती है, गुणनफल, गुणज, गुणक। समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए, या फिर समानार्थी शब्द किसे कहते हैं ये बताइए। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बगिया, वाटिका, बाग, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। किसके? उपवन के। उपवन के समानार्थी शब्द अगर आपसे पूछे तो बगिया, वाटिका, बाग होता है। ठीक। श, स, श का उच्चारण स्थान लिखिए। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये जो स,
सलीफा श है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु। ये जो षटकोण श है, इसका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा। ये जो सड़क श है, इसका उच्चारण क्या होता है? दंत। क्या होता है? दंत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखिए। क्या पूछ रहा है? ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखिए। तो ऐच्छिक शब्द का विलोम होता है अनैच्छिक। क्या होता है? अनैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात किसे कहते हैं साथियों? आघात किसे कहते हैं? व्याकरण में आघात का अर्थ है किसी शब्द या शब्द समूह के उच्चारण के दौरान किसी अक्षर पर विशेष बल देना। यह जोर या धक्का शब्द के अर्थ या उच्चारण को स्पष्ट करने में मदद करता है। कौन? आघात शब्द। मतलब हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं? अधिक बल या फिर जोर लगा के जब बोलते हैं तो उसे आघात शब्द कहते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है साथियों? पठन दो प्रकार का होता है। एक सस्वर पठन होता है और एक मौन पठन होता है, यानी कि मतलब बोलकर, और एक मतलब मन में पढ़ा जाता है। ठीक। तो दो तरह के होते हैं। ठीक। मुद्रा का भाव पठन, दृश्य पठन, अनुभव पठन, चित्र पठन। ठीक। यानी मुद्रा भाव का पठन होता है, दृश्य पठन देखकर, अभिनय पठन, चित्र पठन। ठीक। चलिए नेक्स्ट, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था? कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था साथियों? तो कोठारी आयोग ने गणित एवं विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने गणित एवं विज्ञान विषय को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की थी। अब चलिए हम लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय बताइए। लेखन में अशुद्धियों के कारण बताइए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, अथवा वर्तनी सुधार हेतु कक्षा कक्ष में किए जाने वाले सुधार लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? लेखन में अशुद्धियों के कारण हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान न होना, इस कारण कर्म को कर्म तथा कृपा को कृपा लिख देना, शिरो रेखा का अशुद्ध प्रयोग करना, ध और घ तथा म एवं भ में अंतर नहीं करते हैं। तीसरा, अनुस्वार तथा अनुनासिक को महत्व नहीं देना तथा अनुस्वार का स्थान बदल देना, मात्रा संबंधी अशुद्धियां करना, ह्रस्व तथा दीर्घ मात्रा में अंतर न समझ पाना, वर्णों का अनावश्यक लोप कर देना, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, एक वचन तथा बहुवचन संबंधी अशुद्धियां कर देना, जैसे नारी से नारियां तथा लड़की से लड़कियां, वर्ण संबंधी अशुद्धियां कर देना। अशुद्धियों को दूर करने के उपाय: शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना, 12 खड़ी का अभ्यास कराना, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान कराना, लिपि का समुचित ज्ञान देना, वाचन का ठीक प्रकार अभ्यास कराना, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराना, शब्द पुस्तिका बनवाना, शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये भेद वाक्य के भाव और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक होते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार बताइए। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने एवं किसी विषय को विभिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम चिन्ह के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार लिखिए साथियों। तो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अपर्ण विराम, प्रश्न विराम और विस्मय विराम होते हैं। पूर्ण विराम में लिखेंगे प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, किंतु प्रश्नवाचक या विस्मयात्मक होने के पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्नवाचक विराम चिन्ह और विस्मयवाचक विराम का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं प्रश्न पूछे कि विराम चिन्हों के चिन्ह को भी दर्शाइए तो आप पूर्ण विराम का चिन्ह, खड़ी पाई, अर्ध विराम, अल्प विराम, सारे विरामों को लिखकर इस प्रकार जैसे आपको हमने दे दिया है ऐसे आपको चिन्ह भी दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो प्रारंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता: ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। पहला हेडिंग, आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है, विभिन्न पुस्तकों का शिक्षा में प्रयोग हो रहा है, पठन के द्वारा अच्छी ज्ञान वृद्धि की जा सकती है। दूसरा, सामाजिक उपयोगिता: सामाजिक रूप से भी पठन बहुत उपयोगी है,
मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन बहुत से काम करने पड़ते हैं, चाहे हम किसी बैंक में जाएं या सरकारी कार्यालय में, बिना पठन के कोई कार्य नहीं हो सकता। तीसरा हेडिंग डालेंगे, समाचारों को जानने के लिए उपयोगी ज्ञान। आज के युग में पत्र पत्रिकाओं का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही हैं। यदि प्रातःकाल उठते ही समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं तो अतः पठन का समाचारों को जानने में भी प्रयोग होता है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो इसके लिए सस्वर वाचन का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः साहित्य अध्ययन के लिए भी पठन आवश्यक है। मनोरंजन में भी सहायक है आपके लिए पठन। हम हर स्थल पर कविता कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन पठन की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त आज की सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपरिहार्य प्रतीक है। इसके अलावा यह एक संख्या भी है, जबकि दोनों रूपों में जैसे गणनाओं और बीजगणित का आधार है। यह किसी संख्या के आगे लगकर उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है, जबकि संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग में इसके विशिष्ट नियम गणित को सरल और तार्किक बनाते हैं। नेक्स्ट, श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। श्रवण कौशल के उद्देश्य, दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना, शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता को विकसित करना, वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनना, ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना, ये क्या है, श्रवण कौशल का उद्देश्य है। वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये लिखिए। तो आप लिखेंगे वाक्य के आवश्यक तत्व। वाक्य के मुख्य 2 आवश्यक तत्व हैं जो निम्नलिखित है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात कर्ता, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, जैसे राम। विधेय वह होता है जो उस उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, क्रिया और उसका विस्तार। इसमें क्रिया और कर्म शामिल होते हैं, जैसे राम आम खाता है में राम क्या है, उद्देश्य है, और आम खाना क्या है, विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे सिखाएंगे, उदाहरण में लिखिए। तो आप लिखेंगे, कविता के माध्यम से संख्याओं का क्रम सिखाने के लिए बच्चों के लिए तुकबंदी वाली कविताओं का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, जो गिनती की लयबद्ध और आकर्षक बनाती हैं। इस विधि में प्रत्येक अंक या संख्याओं के समूह को एक सरल और यादगार समूह में पिरोया जाता है, जिसमें अक्सर शारीरिक गतिविधियां और दोहराव शामिल होते हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। तुकबंदी और लय का प्रयोग करें, सारी गतिविधियां जोड़ें, दोहराव का प्रयोग करें, सरल और आकर्षक भाषा का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। गणित विषय की आवश्यकता। गणित हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे कई अन्य क्षेत्रों की नींव रखने में मदद करता है। यह एक मौलिक जीवन कौशल है जो हमें सटीक गणना करने, पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणियाँ करने और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 8350 को 5 से भाग दीजिए और भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल लिखिए। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने भाग किया है, और ऐसे ही आपको भाग करके लिखना है कि भाज्य कौन है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो दोस्तों, आज हमने बीटीसी 4th सेमेस्टर के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझे। उम्मीद है आपकी तैयारी अब और मजबूत होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।